संगठित करेंगे और उन्हें परिचित कराएंगे मुद्दों से कि भाई जातिवाद समस्या है और आप भी भोग रहे हैं इसे, भले ही आप अपने से नीचे वाले के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आपको भी कुछ जगह नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है चेतना आएगी और वो इस पूरे ब्राह्मणवाद के जंजाल से मुक्ति पाएंगे और आगे हम SC ST OBC वर्ग का जो संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो आगे चलकर सफल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। सर ये वहां तक जाएंगे जहां तक इंसान को जा कहाँ रहे हैं सर वैसे जायज करने के लिए। कांवड़िया लोग कहाँ जा रहे हैं मॉडल सर? सर कहाँ, मतलब ये ज्यादातर तो सर वही हैं, सब बहुजन समाज के बच्चों को संगठित करके, मतलब अराजकता सिखाने का तरीका है ब्राह्मणवाद का, बहुजन समाज के बच्चों को बहकाना। जल चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, और ये लिंक पे जल चढ़ाने जा रहे हैं। साले सुबह सुबह नहा ही लेते यार, वही चाहता सबका, वही तो समस्या है। और फिर इसमें आशीष इंदौरा जी लिखते हैं, वाइज भाई सही बोल रहे हैं, ओबीसी वाले अपने आप को थोड़ा बड़ा मानते हैं SC ST से, पर ये भूल जाते हैं वेदों में शूद्र ओबीसी वालों को बोला है, SC ST तो अनटचेबल्स थे। आशीष सिंधोरा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शूद्र ओबीसी को ही कहा जाता है, SC ST जो हैं वो अनटचेबल्स कहे गए हैं। और सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ है वो ओबीसी की महिलाओं को हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणिज्म ने उसको सछूत माना है जिसको छुआ जा सकता है। तो सबसे ज्यादा शोषण का शिकार जो हुआ है वो ओबीसी वर्ग हुआ है और ओबीसी को अपना इतिहास जानना ही पड़ेगा। तो हमें क्या है ना कि इतिहास बताने की जरूरत है और चीजें चेंज होंगी। रणवीर सिंह जी जो हैं लिखते हैं, खाने में प्याज कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर दी मुजफ्फरनगर। अच्छा जी, देखें ये भी खबर आ रही है, ये आज की खबर है सर वैसे। बताइए, देख लीजिए, खाने में प्याज मिल गया तो कांवड़ियों ने मतलब ये क्या कांसेप्ट है? का था ना, ये भी आप सोचिए, ढाबा हिंदू का था। अच्छा बताइए, तो ऐसा ना करें कि सालों भर जो है भारत से प्याज और रहते हैं सर कुल मिला के मतलब प्याज बंद ही कर देना पूरे सालों भर। मोरल टीचर जी, आपको नहीं लगता कि पूरा भारत से ही प्याज को ही बैन कर दिया जाए? हम लोग सालों भर मतलब सब लोग धार्मिक रहेंगे, हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी, हमेशा के लिए हम लोग मतलब सब लोग जो है नास्तिक आस्तिक वास्तविक सब लोग जो है A to Z प्याज बंद हो जाएगा है? ये सीधे ऐलान कर देना। ये क्या है कि मतलब 2 महीने 1 महीने के लिए बैन कर रहे हैं, बवाला हो रहा है। और ये गांजा फूकते जाते हैं सर, प्याज से परहेज है। ये बढ़िया सर असल में ना प्याज की बदबू ज्यादा आती है मुंह से, तो फिर गांजा फूकते हैं, गांजे से खुशबू आती है, आप समझते नहीं सर। अरे सर गांजे तो इन्होंने सरकारी कर रखा है ना, उस पे लिखा है शंकर की बूटी, भांग और गांजा तो शंकर की बूटी है भैया। भांग मिलती है भारत में कई जगह और सरकारी दुकान लिखे रहते हैं, सरकारी भांग की दुकान, शंकर जी की बूटी, नीचे लिखे रहेंगे शंकर जी की बूटी। अब ये तो कुछ भी कर सकते। बताइए मतलब क्या हो गया है, हैं? प्याज पे बवाल हो रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीच में एक बार मॉब लिंचिंग इन लोगों ने कर दी थी, वो बीफ ऑफ के नाम पे ऐसा कुछ किया था और वो भी फर्जी निकला था, बाद में जांच हुई तो। अब प्याज पे आ गए हैं और कल को कहाँ पे पहुंचेंगे? क्या लगता है आप लोगों को कल को ये कहाँ पे पहुंचेंगे? अब प्याज पे बवाला कर रहे हैं तो सर ये वहां तक जाएंगे जहां तक इंसान को जा कहाँ रहे हैं सर वैसे? जायज करने के लिए। कांवड़िया लोग कहाँ जा रहे हैं मॉडल सर? सर कहाँ, मतलब ये ज्यादातर तो सर वही हैं, सब बहुजन समाज के बच्चों को संगठित करके, मतलब अराजकता सिखाने का तरीका है ब्राह्मणवाद का, बहुजन समाज के बच्चों को बहकाना। जल चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, और ये लिंक पे जल चढ़ाने जा रहे हैं। साले सुबह सुबह नहा ही लेते यार, वही चाहता सबका, वही तो समस्या है। तो ये कितनी बड़ी मतलब ये चिंता का विषय है कि देखिए ये मतलब कल को अभी तो ये प्याज कह दिए, और फिर धर्म ग्रंथ में जब अनटचेबल्स वाली जो बात थी कि अनटचेबल से छूना नहीं है, परछाई नजर, कल को ये कहने लगे कि ये अनटचेबल है, इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कांवड़ियों पे, तब क्या होगा फिर? ये तो वहां भी पहुंच जाएंगे ना, जब प्याज पे आ रहे हैं, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ये हर एक धर्म की हर एक चीज पे पहुंचेंगे। सर तो ये भारत हनुमान की तरह उड़ के जाएंगे ना सर, फिर ये हनुमान की तरह उड़ के जाएंगे ना किसी पे परछाई पड़ेगी ना कुछ और, ठीक है, फिर लोगों पे परछाई डालते हुए जाएंगे। देखिए सर ये तो सही है, मतलब मराठाओं का आरक्षण की मांग जो है वो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो उतनी जायज नजर नहीं आती है, क्योंकि समाज में सक्षम लोग भी हैं, राजनीतिक रूप से भी और बाकी तरह से भी मराठा समाज सक्षम है और
फिर दूसरा प्रश्न है, क्या मराठा समाज का शोषण हुआ था इतिहास में? अब वो भी एक बड़ी परेशानी की बात है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हल निकालने की जरूरत है। अगर समाज में, मराठा समाज में कोई वर्ग है जिसका शोषण हुआ है तो फिर उस पे मेरे ख्याल से अध्ययन होने की जरूरत है। बाकी तो मराठा समाज के संदर्भ में जो मैंने जितना समझा और जितना पढ़ा, उससे यही लगता है कि भाई ब्राह्मणवाद में डूबे हुए लोग रहते हैं, जातिवाद का ये बहुत अनुपालन करते हैं, अपने से निम्न जाति लोगों के साथ ये जम के, विशेषकर महारों से और निम्न जातियों के साथ जम के भेदभाव करते हैं। ठीक, और फिर इन्हें आरक्षण भी चाहिए, और आरक्षण को लेके वो अतिवादी स्थितियां भी अपना रहे हैं। जैसे ब्राह्मणवादी लोग, पटेलों ने आरक्षण वगैरह मांगा था, उस तरह के आक्रामक तरीके से आरक्षण की मांग ये रख रहे हैं, मतलब दबाव के तरीके। तो ये एक मुद्दे हैं जिन पर थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। और आरक्षण के इनके दावे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है और उसने मानने से भी मना कर दिया था कि ये आरक्षण के हकदार हैं। अब ये राजनीतिक दबाव बना रहे हैं आरक्षण के लिए, और देखते हैं सर इसमें आगे कहाँ तक बात जाती है, राजनीतिक रूप से ये मामला किस स्थिति तक जाता है। ठीक, मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर और अध्ययन की जरूरत है। क्या सच में मराठा समाज की ऐतिहासिक और वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि वो आरक्षण के हकदार हैं? किसी प्रकार अध्ययन की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये भी बताना चाहूँगा साथियों से, जो भी बाय मी कॉफ़ी और जो पेट्रियन मेंबर्स हैं, वो भी आज जुड़ के अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, जो भी वैष्णव साथी, वो भी रख सकते हैं। तो हमारे साथ एक शत्रुघ्न सिंह हैं, उनसे भी हम बातें ले लेते हैं। जी शत्रुघ्न जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? एस जे भाई, हाँ, बताएं। मैं ना सर ब्रेक पे हूँ, मेरी ब्रेक ऑफ होने वाली है। अगर मैं थोड़ी अच्छा, ओके, आप अपनी बात रख लीजिए। हाँ, रख लीजिए। रियली सॉरी शत्रुघ्न जी, मुझे बस 1-2 मिनट चाहिए होंगे, मैं फिर निकलूंगा। अगर मैं बीच में फिर ब्रेक मिली तो मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। सर ऐसा है कि आपने सतगुरु की बात की थी, तो पंजाबी में कहावत है, कहते भी जेदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। सो इट्स लाइक कि जिसका पेट भरा हुआ है ना सर, वो सब सियाने हो जाते हैं, उनको अकल अपने आप आ जाती है। तो क्या है ना सर, इनको जो सदगुरु जैसे लोग हैं या जो दिव्य कीर्ति जैसे लोग हैं, ये जो बाबा बगेश्वर हैं, ये सब कुछ, ये सर इनके पेट वेट भरे पड़े हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है सर, कहीं ना इधर जाने की ना उधर जाने की। ये अपना काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा कमाते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके कारण इनका धंधा चलता है सर। तो ये जो ना सो कॉल्ड fluency in English, then rich vocabulary and the calmness you see, ये सर इसलिए है क्योंकि इन्हें दिक्कत कोई नहीं है सर। हमारे कुछ लोगों का लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है, जैसे मेरा भी सख्त है, बाकियों का भी, कईयों का भी सख्त है। मैं तो अब जितने पैनलिस्ट पे बैठे हैं ये सारे मेरे हीरो हैं, मैं इनको सुनता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी सख्त लफ्ज़ में भी बात करते हैं। उसके पीछे सर एक पीड़ा भी तो है ना सर, एक कराहत भी तो है ना सर, जिससे हम गुजरे हैं। तो इनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई सर बहुत डिफरेंट है। ये अपना काम करते रहेंगे और हम अपने पथ पे चलते रहेंगे, हम इससे डिगेंगे नहीं। अजय भाई, आपने इस कारवां को शुरू किया था और लोग जुड़ते गए, अमित भाई जुड़ गए, मॉरल सर, आजाद, सब ने बहुत काम किया सर, बहुत मेहनत से काम किया, और बहुत, हम तो नेगेटिव से शुरू होके हम शुरू हुए हैं और आज तक अपना कारवां यहाँ तक लेंगे और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा बस, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना पाऊंगा। मुझे लगता है कि जब आप जैसा पैनल यहाँ पे बैठा हो तो मुझ जैसे बंदे को थोड़ा कम बोलना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस एफर्ट्स व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग। ऐसा नहीं है, नहीं सर, ऐसे भाई देखें, ऐसे भाई ऐसा है ना, हम आपसे प्यार मोहब्बत हमारी इतनी है और हम जानते हैं कि आपने कितने एफर्ट्स किए हैं, तो अप्रिशिएट तो करना पड़ता है ना सर, जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं। अमित के एफर्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आजाद के, मॉरल सर के, इनके एफर्ट्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है सर। यू आर माई हीरोज एंड यू विल रिमेन माई हीरोज। मैं सर, मेरी ना मेरे को कभी भी कॉल आ सकती है, मेरी थोड़ी जॉब भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं बीच में बंद करके भागूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि जय भीम टू एवरीवन, और आप अपना काम करते रहिए। अगर मेरे को टाइम मिला सर, अगर 10-15 मिनट मिले, मैं दोबारा आऊँगा, फिर मैं अपनी थोड़ी सी और बात रखूंगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी एंड थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स यू कैन डू। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत शुक्रिया। ओके, जय भीम। बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। जय भीम। तो जी शत्रुघ्न जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? आप सभी लोगों को जय भीम और नमो बुद्धाय। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। ओके, मैं अभी हाइकिंग ट्रेल में हूँ तो थोड़ी मेरी आवाज इधर उधर हो सकती है, बट एनीवे मैं आप सब मानवतावादी टॉर्च बीरर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये आपका कारवां बहुत अच्छा चले और आगे चले, और इसके लिए हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे।
ये इतनी जितनी भी आप लोग कर रहे हैं उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो हिस्ट्री जो है हमारी गलत से बताई गई है और आज तक बताई जा रही है, और बाकी जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उसके लिए भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, आपकी साउंड चली गई है मेरे ख्याल से। बाद और सच्चाई नहीं दिखाई, हटता नहीं है। आपकी बड़े साउंड होने के बाद मतलब आपकी साउंड ना बीच बीच में कट जा रही है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि एक हाँ जी, मेरी आपकी आवाज आ साउंड रही है? बीच बीच में ना, हाँ बीच बीच में आपकी साउंड गायब हो जा रही है। ओके यार, ये थोड़ा हाइकिंग ट्रेल है तो यहाँ पे उतना सिग्नल अच्छा नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो मैं फिर बाद में जुड़ता हूँ। और ये मेरा कहना ये था कि कैसे बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं, उनको अगर हम तार्किक नहीं बना पाएंगे तो जीवन में नहीं बन पाते हैं। बाद में ये रेशनल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ उसी तरह का प्रचार है, प्रसार है, नाटक है, ड्रामा है, मूवीज है, हर जगह मिश्रा तिवारी, पाखंड, भूत, इस तरह का चीज है। तो इतना सारा अगर बचपन से ही तार्किक नहीं आता है, जैसे अमेरिका के बच्चों में, यहाँ के हिंदू लोग जो हैं या जो इंडियन लोग हैं, कितना भी घर में पूजा घंटा बजाएं, लेकिन चूंकि स्कूल में इसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, रामायण महाभारत या ग्रीक सबको मिथोलॉजी की तरफ पढ़ाया जाता है, तो बच्चे तार्किक हो ही जाते हैं। चाहे आप कितना भी उसको पूजा कराएं, घर में सत्यनारायण, झूठ नारायण जो भी कराएं, लेकिन यहाँ के बच्चे वो तार्किक हो ही जाते हैं, वो पेरेंट्स का बात नहीं सुनते हैं। तो इसी के बारे में कहना था कि ये सब कर रहे हैं, मतलब बूढ़े लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर किसी पढ़ाई साउंड चली गई आपकी साउंड चली गई है। जो मशीन शत्रुघ्न जी, आपकी साउंड चली गई है। तो मेरा यही कहना था कि इसको कैसे हम ज्यादा अच्छा जल्दी ठीक है बदलाव ला, क्योंकि शत्रुघ्न जी, आपकी साउंड चली गई है। लेकिन उसको कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन जो आने ही नहीं, जैसे जापान है, जो भी डेवलप कंट्रीज है, सब जगह चर्च, आप मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रही है क्या इनकी साउंड? इंडिया से यहाँ पे चर्च नहीं, बहुत धीरे आ रही है सर, मतलब बहुत धीरे आ रही है ना। बराबर। अब मुझे लग रहा है कि शायद वो हम लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है शत्रुघ्न सिंह जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब भी हम लोगों की बात सुने। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका शत्रुघ्न जी, शुक्रिया। ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे जो बाबा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब पे जिक्र करेंगे, क्योंकि ये पूरा विजन है कि आगे जो 2025 है उसमें हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें ये भी चीज़ शामिल होगा कि एक तो होता है कि इंसान खुद ही ट्रेडिशनली किसी चीज़ में फंसा होता है और उसको सुधार की जरूरत होती है, उसको बाहर निकालना होता है, उसको सच्चाई का साथ देना होता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसके टांग पकड़ के खींचते हैं, नहीं पे गंदगी में पड़ा रहा। तो ऐसे जो टांग पकड़ के खींच के और उनको गंदगी में ले जाते हैं, उनमें ये सारे बाबा आते हैं। मतलब पॉलिटिकल चीजें तो हैं ही हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो वो होता है ना, डोप्ड मटेरियल, वो ये है। तो इन पूरा आगे का जो होगा 2025 ये जो भी है विजन है, इसमें मुझे लगता है कि हर एक रेशनलिस्ट को, ये जितने भी बाबा हैं, इनका पूरी तरह से इन पर सवाल खड़े करने ही चाहिए और करना ही होगा। यहाँ पे कुछ और बातें आई हैं, फीडबैक्स आए हैं, वो ले लेते हैं, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लेंगे। वाई झूमन जी लिखते हैं, चेक डेटा, सुद्रा ने हिज SC/ST पे सबसे ज्यादा भेदभाव और अत्याचार किया। इट्स टाइम टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल एज वेल। जो ब्राह्मणवाद का झंडा लेके आते हैं, मैक्सिमम OBC शूद्रा हैं। आजाद, आपका क्या कहना है इस पे? आजाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मेरे ख्याल से मोरल टीचर। जी सर, मैं देखिए वाइज ह्यूमन जी, ये जो आरोप है, ठीक है, समस्या ये है कि जातिवादी संरचना जो ब्राह्मणों ने बनाई हुई है, उसमें सब अपने से नीचे वाले के साथ भेदभाव और सेग्रीगेशन और तमाम जातिवादी अत्याचार करते रहे। केवल OBC ही नहीं है, मैंने ये भी देखा है कि एक माली समाज का व्यक्ति धोबी समाज के व्यक्ति के साथ भी भेदभाव करता है, मैंने ये भी देखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा भेदभाव नहीं देखा कि माली की लड़की धोबी के संग भाग गई तो उनके अंदर तलवारें चल गई, लड़ाइयां हो गई, मैंने ये तक लड़ाइयां दी, इस स्तर पे भी देखा है। तो जातिवादी व्यवस्था हर स्टेप पे अपने से नीचे वाले के साथ शोषण, अत्याचार और अपराध करने वाली व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत इसीलिए इस तरह से रचा है, रचयिता वो है। आप मूल जड़ पे जाइए सर, आप उस व्यवस्था के जो 2-4 प्यादे हैं ना,
उन पर बात करके कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, कुछ फायदा भी नहीं निकलने वाला। जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, हमें उन पे वार करना पड़ेगा, तभी ये पूरी व्यवस्था टूटेगी। और एक चीज ऐसे भी ध्यान रखिए कि इस थोड़ी ध्यान रखिए कि जिसे आज हम ओबीसी वर्ग कह रहे हैं, 1990 के पहले तक ये जनरल वर्ग में भारत में काउंट होते थे। ये ब्राह्मणों ने इन्हें सामान्य वर्ग में काउंट करके पूरे सामान्य वर्ग की तरह चाल ढाल चेहरा मोहरा ढाल रखा है। 1991 के बाद जब इन्हें आरक्षण मिला, तब जाकर ये कैटेगराइज हुए। इन्हें पता चला कि इनमें से ज्यादातर को पता चला कि ये निम्न स्थिति में है, जबकि इनके साथ भेदभाव तो होता रहता था, लेकिन संवैधानिक रूप से इनकी स्थिति तब इन्हें पता चली हुई है। तो ये अपनी स्थिति को कई सारे ओबीसी स्वीकारने से अभी मैंने देखा है कि परहेज करते हैं, कि उन्हें इस बात से तकलीफ है कि ओबीसी कह दोगे तो वो निम्न में आ जाएंगे, शूद्र में आ जाएंगे, भले ही ब्राह्मण उनके साथ यही करता रहा है। ठीक, तो ये भी एक मनोदशा है। तो ओबीसी समाज में जातिवाद के प्रति स्वीकारता जो है वो थोड़ी समझिए, इन मुद्दों पे ध्यान दीजिए, समय के साथ आएगी, वो अपने मुद्दों से परिचित होंगे, काम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे उस समाज में आरक्षण जातिवाद के विरुद्ध चेतना और ज्यादा प्रखर मुखर होगी। ऐसा नहीं है कि है नहीं, मैं मानता हूं कि ओबीसी समाज में बाकायदा जातिवाद के विरुद्ध चेतना है, और इसके बड़े सारे नेता भी हैं इस पूरे उसमें, और राजनीतिक रूप से भी ये चेतना प्रखर मुखर समय समय पर कई राज्यों में होती रहती है। आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। लेकिन बड़ा समाज है ओबीसी समाज, क्योंकि है ही इतना बड़ा कि उसमें ज्यादा लोग हमें धार्मिक और अंधविश्वास में डूबे दिख जाते हैं, क्योंकि संख्या बल में जब वो 60-65% देश में हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वही ज्यादा दिखेंगे आपको ब्राह्मणवाद का अनुपालन करते हुए, जबकि SC/ST समाज में भी अच्छी खासी संख्या है जो ब्राह्मणवाद में डूबे हुए हैं, और जातिवाद का पालन समाज में सभी वर्ग स्तर पे हो रहा है। मुझे लगता है हमें उस जातिवाद की जड़ पे बात करना चाहिए, धर्म पे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे, संचालन करता लोगों पे, उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब निराकरण इसके हो जाएंगे। बाकी समाज में जातिवाद सब जगह फैला हुआ है, और धीरे धीरे आप रैशनल करेंगे, समाज को संगठित करेंगे और उन्हें परिचित कराएंगे मुद्दों से कि भाई जातिवाद समस्या है और आप भी भोग रहे हैं इसे, भले ही आप अपने से नीचे वाले के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आपको भी कुछ जगह नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है चेतना आएगी और वो इस पूरे ब्राह्मणवाद के जंजाल से मुक्ति पाएंगे, और आगे हम SC/ST OBC वर्ग का जो संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो आगे चलकर सफल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। उस समाज की स्थितियों के कई ऐतिहासिक क्या बोलते हैं चरण हैं, उन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समाज की मनोदशा भी आप समझ पाएंगे, और इसमें सुधार आ जाएगा थोड़े दिनों में। थोड़ा सा सब्र करिए। जी सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा है मोरल टीचर जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। एक पॉइंट बहुत अच्छा इन्होंने इसमें बताया है कि 1990 में जब मंडल कमीशन आता है ना, तब ओबीसी के लोगों को एहसास हुआ कि उनको भी जॉब मिल सकती है। उसके पहले तक वो जब जनरल वर्ग में थे तो ओबीसी को ब्राह्मणों ने क्या सिखाया, पूरे ब्राह्मणवादी समाज ने क्या सिखाया कि देखो ये SC/ST है, रिजर्वेशन लेता है इसीलिए उसको नौकरी मिलती है, और तुम में तो योग्यता ही नहीं है। तो वो क्या सोचने लगा ओबीसी वर्ग कि यार हमारी नौकरियां तो लग नहीं रही हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनको नौकरी नहीं दी, इंटरव्यू से लतिया के भगा देते थे। तो ओबीसी के मन में एक हीनता आ गई थी कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, SC/ST की नौकरी लग रही है क्योंकि रिजर्वेशन है। लेकिन ये कभी भी ओबीसी समाज जो है अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आया। अब वो क्या किया कि नफरत पाल लिया उल्टे SC/ST समाज से कि इनको ना नौकरी मिल जा रही है। वो कभी ये नहीं सोचा कि हम जो है ब्राह्मण, हमको भी चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। इस मुद्दे पर आगे नहीं आया वो। आज भी जनसंख्या गणना करा के कि हम 52% है, हमको 27%, हम 65% है, हमको 27% क्यों मिल रहा है, और जनरल वर्ग मात्र 12% है, 10% है, और उसको जो है 10% EWS कोटा कैसे मिल गया। तो वो कभी भी अपने मुद्दों पर आगे नहीं आया। हालांकि ओबीसी के कुछ नेता, कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो मुखर हैं, और ओबीसी का एक धड़ा जो है अब इस मुद्दे को समझने लगा है। तो जैसे जैसे, बिल्कुल सही कहा मोरल टीचर ने, जैसे जैसे वो इस चीजों को समझते जाएगा, उसकी गहराई में उतरेगा, तब वो इन चीजों को समझेगा। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा यहाँ पे, एक योगेश जी भी सिमिलर फीडबैक देते हैं। योगेश जी का कहना है, जय भीम सर, मैंने एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को आपकी कम से कम 30 से ज्यादा स्ट्रीम सुनाई थी, लेकिन फिर भी वह हमको ही और आपको गलत बता रहा था। योगेश जी देखें, एक बात आप समझिए, यहाँ पे आप उसको स्ट्रीम सुनाएंगे लेकिन वो इस चीज को नहीं सुन रहा है, उसका कारण बहुतेरे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति जो है, जिसका पंगा ब्राह्मण समाज से होता है या जिसके अगल बगल ब्राह्मण उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो ब्राह्मण को खराब मानता है। कहीं पे राजपूत जो है वो टॉर्चर कर रहा होगा बहुजन समाज को, तो राजपूत को खराब मानेंगे, और उनके माइंड में ये बैठेगा, जो उसके नजदीक जो जाति होगी, कहीं पे SC/ST के बगल में ओबीसी है तो SC/ST समाज के मन में ये बैठेगा कि ओबीसी ही सबसे ज्यादा जातिवादी है।
कहीं पे कोई लाला होगा वो इस तरह की काम कर रहा होगा तो उस पे बैठेगी, कहीं भूमियार होगा भूमियार पे। कहने का मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग में जो जाति है और डायरेक्ट आप उससे अगर प्रभावित होते हैं तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी यही है। इस फैक्ट को जरा समझिएगा कि हमें इस चीज से ऊपर उठना है कि असल में वो जो भी सराउंडिंग में ऐसा कर रहे हैं उनका मूल जड़ कहाँ पे है। हमें जड़ों पे वार करना होगा क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो है ना उस जड़ से निकल के आए हुए हैं। तो ये बात है। ठीक है योगेश जी। मधुलता जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। यहाँ पे निमैन हेब्राम लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय एस सर, अमित सर, आजाद सर, शुक्रिया आपका निमैन जी। द ट्रूथ बुद्धा यहाँ लिखते हैं सर आप सभी माननीय बुद्ध के पंचशील के प्रतीक हैं, शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे सुभाष चंद्रा जी लिखते हैं जय भीम जय मूल निवासी सर जी, शुक्रिया आपका सुभाष जी। नीलेश कुमार लिखते हैं इस लाइव के नोटिफिकेशन नहीं आई, सर्च करना पड़ा। नीलेश कुमार जी आप एक बार चेक कीजिए कि क्या आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन है, अगर नहीं है तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके और वो कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रघुवेंद्र खिरार जी यहाँ लिखते हैं बहुजन समाज आप लोगों से हमेशा आभारी रहेंगे, जय भीम, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी। आगे यहाँ पे फ्रीडम अननोन लिखते हैं मैक्सिमम ओबीसी माइंड वाश हैं एसएसएस, दैट इज व्हाई डिस्क्रिमिनेटिंग विद अदर पीपल। फ्रीडम अननोन जी आप बिल्कुल आप लोगों की बातें जायज हैं, ओबीसी पे काम किया जाएगा। और आजाद आपको क्या लगता है कि ओबीसी समाज पे काम करना, बहुजन समाज तो इस बातों को समझ ही रहा है लेकिन ओबीसी समाज जो है उस पर काम किया जाएगा, इस ये भी जो रेशनलिस्ट विजन है इस पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रीडम अननोन जी शुक्रिया आपका। और फिर ये राजे जी जो हैं वो लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धा एस सर जी एंड रॉक्सी भाई जी को बहुत शुक्रिया आपका राजे जी। यहाँ पे अनबायस्ड थॉट लिखते हैं ह्यूज थैंक्स टू ऑल सोशल रिफॉर्मर्स ऑन द पैनल फॉर शेडिंग लाइट ऑन करंट सोसाइटल इशूज, योर वर्क इज इंस्पायरिंग एंड नेसेसरी, लव यू ऑल। शुक्रिया आपका अनबायस्ड थॉट जी। चले आगे की जो सुपर स्टिकर है वो हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, अमित जी से कुछ बातें करते हैं। अमित जी एक और बाबा हैं उनका भी नाम बड़ा आते रहता है अनिरुद्धाचार्य, और ये बाबा की क्या खासियत है कि ये रहे रहे कभी ये बताने लगते हैं कि लहसुन खाने से पता नहीं कौन सा पाप चढ़ जाता है, कभी स्त्री को बोलते हैं कि दूसरी जाति जो है उसे शादी नहीं करना चाहिए नहीं तो पाप पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रलाप करते रहते हैं। वो बंदे की आज तक हमने दाढ़ी मूछ नहीं देखी। अमित तिवारी जी ऐसा क्या है कि मैंने कोई बाबा किसी दिन तो थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी आ जाएगी, कि चक्कर क्या है ये अनिरुद्धाचार्य का क्या चक्कर है जी? उसको आप गौर से देखिएगा सर, वो तो चेहरे पे भी बहुत सारा वो जो क्या बोलते हैं लोग पाउडर वगैरह, क्या फाउंडेशन वो सब लगा के बैठा रहता है वो। ओके अच्छा इनके में क्या है ना सर, जितनी मूर्खतापूर्ण आप बातें करेंगे ना उतना ऊपर जाएंगे। ये है मतलब कहानी। जिसके पास बुद्धि है ना उसको बुद्ध समझ में आए, और बाकियों को इस तरह बाबा समझ में आते हैं। आज भी विदेशों में भी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं आप देख लो वो किसका नाम लेते हैं भारत से, वो कृष्ण और इनके शंकर जी को नहीं जानते। बिल्कुल। तो शुक्रिया अमित जी। और आगे ये बहुजन यूनाइटेड लिखते हैं नमो बुद्धाय जय भीम यूनाइट एंड स्प्रेड अवेयरनेस, शुक्रिया आपका बहुजन यूनाइटेड जी। युवराज बाग यहाँ लिखते हैं कभी ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन बुद्ध धर्म में स्थापित करने की वजह से हमारे ओबीसी भाइयों में हिंदू धर्म का आकर्षण बना हुआ है। मोरल टीचर आपका क्या कहना है इस पे? जी सर, ये पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म से विस्थापित होगा, मेरे ख्याल से स्थापित करने की वजह से हमारे ओबीसी भाइयों में हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण बना हुआ है। ये देखिए, ये जो सारी चीजें इस देश का मूल धर्म बौद्ध धर्म था, ये सब जानते हैं। और जो भी परंपरा रीति रिवाज है ब्राह्मणों ने ये जो नकली धर्म बनाया, हालांकि ब्राह्मण धर्म भी बहुत बाद में लोग कहने लग गए, ठीक, ये सारा इन्होंने कॉपी करके बनाया। तो इससे ये हुआ कि बड़ा आसान रहा कि समाज के 99% मैं समझता हूँ किसी जमाने में लोग बुद्धिस्ट थे, और जब ब्राह्मणों ने वो पूरा बौद्ध धर्म का कॉपी करके ये चीजें जब अपने प्रचार प्रसार किया होगा तो बड़ी आसानी से समाज के बड़े वर्ग को ये गुमराह कर पाए होंगे, और लोग यही समझते होंगे कि ये देखो सब बुद्धिस्ट ही हैं, बुद्धिस्ट ही बन के ये सब करते रहे, और धीरे धीरे फिर 1000 साल में इन्होंने चीजें परिवर्तित कर ली होंगी। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि भाई प्राचीन काल में इन्होंने इस रणनीति का इस्तेमाल शायद किया होगा।
और धीरे धीरे फिर ये लोग भूलते गए अपने प्राचीन धर्म को, और फिर ये ब्राह्मण धर्म के रूप में ही इस धर्म को स्थापित मान्यता और स्वीकार्यता शायद मिल गई होगी। तो ऐसे करके ये पूरा कन्वर्जन ब्राह्मणों ने किया होगा, शायद हमें ऐसा मानना चाहिए। ठीक, बाबा साहब भी कई जगह इस तरह की बात उसमें कहते हैं, ठीक ही मिलता जी। एक बात और हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं कि जो मंडल कमीशन के लागू होने तक और ओबीसी समाज को जनरल वर्ग ने कि तुम भी जनरल हो हम भी जनरल है कह के धर्म की घुट्टी पिला के बहुत ब्रेन वॉश किया, और एससी एसटी समाज के प्रति कि ई रिजर्वेशन लेते हैं बहुत ज्यादा गुमराह किया। क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, और इसी चक्कर में उन्होंने धर्म में भी फंसा लिया ओबीसी को? जी सर, इस पे मैं पहले भी इस बात पे मैं बिल्कुल इस बात पे मैंने कई बार ये अपने विचार रखे हैं कि जब से देखिए आरक्षण लागू हुआ, सवर्णों को, विशेषकर तथाकथित सवर्णों को तकलीफ होने लग गई, और ये पूरे मामले को उन्होंने इस बात को समझा कि भाई देखिए आगे चलकर ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा, ये जानते थे शुरू से, संविधान लागू होने के बाद से, भले ही लेट मिला। तो एक रणनीति अपनाई गई, वो है कि ओबीसी का ब्राह्मणीकरण करना, उन्हें बगल में बिठाना, ताकि ओबीसी समाज के लोग जो संख्या बल में ज्यादा हैं, ये कहीं एससी एसटी के साथ मिलकर अपना क्या बोलते हैं संगठन, गुट या मैत्री ना मिला ले। तो वो जानबूझ के एक लॉलीपॉप टाइप की, जो धर्म की लॉलीपॉप है, ओबीसी को देते हैं, तो उन्हें थोड़ा बगल में बिठाते हैं, थोड़ा सा धर्म में शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा धर्म में, और इससे होता ये कि ये लोग एससी एसटी समाज से दूर हो जाते हैं, ये खुद को सवर्ण जैसा समझने लगते हैं, जबकि होते नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ब्राह्मणवादियों ने इस रणनीति को अपनाया है, ओबीसी समाज को बरगलाना, उन्हें एससी एसटी समाज से दूर करना, और उन्हें अपने समान या अपने बगल में बिठाकर ये एहसास कराना कि देखो तुम तो हमारे साथ वाले हो। ऐसे करके वो पूरी फूट डालो जो राज करो की स्थिति है वो बना के रखते हैं, और कभी बहुजन एकता जो है एससी एसटी ओबीसी की वो बनने नहीं देते। तो मेरे ख्याल से जानबूझकर इस रणनीति को उन्होंने शायद अपनाया हुआ है, तो और लंबे समय तक वो कारगर भी उनके लिए रही है, क्योंकि इस समाज से बड़े पैमाने पे लोगों ने जातिवाद के विरुद्ध और इन चीजों के विरुद्ध बहुत देर से लोग काम करने के लिए आए, शायद ऐसा है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया है आपने। बलराम सिद्धू जी यहाँ लिखते हैं, साइंस जर्नी जी आपके सभी रेशनल हीरोज को जय भीम एंड सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी। और फिर इसके बाद यहाँ पे SPP 2788 लिखते हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कल मेरे घर राम कथा का चंदा मांगने बनारस के 4 बामन आए थे। अच्छा जी, उन्होंने 200 रुपए चंदा दिया और 20,000 के प्रवचन, वो चारों मेरी हर बात पे निरुत्तर थे, और उनको मैंने बताया मैं महार हूँ और उनको अपने गिलास में पानी पिलाकर विदा किया। बहुत खूबसूरत SPP जी, बहुत खूबसूरत। तो आपने लेकिन 200 रुपए चंदा दिया और क्या 20,000 के प्रवचन, अच्छा 20,000 रुपए के प्रवचन सुना दिया इन्होंने। बहुत खूबसूरत SPP जी। तो देखें यही बात है ना कि बहुजन समाज, जब हर बहुजन समाज तार्किक होगा ना और हर एक व्यक्ति जवाब देना सीख जाएगा, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणवाद का अंत वहीं से ना उसका टेंटुआ दबना खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब अभी क्या है ना कि ब्राह्मण एक तरफा कुछ भी बोलता था और दूसरा तरफ सिर्फ उसको भोग रहा, मतलब भुक्त भोगी हो जाता था, कुछ बोल नहीं पाता था। मनुस्मृति नियम है ना, बोलोगे तो भाई मुंह में गरम लोह सलाखा डाल देगा, कान में तेल पिघला के डाल देगा, तो बोलने का अधिकार नहीं था। तो ये तार्किकता जो है ना, ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका SPP जी। फिर यहाँ पे श्यामला वी यहाँ लिखते हैं, सभी रेशनल साथियों को जय भीम। इन विजन 2025 मेरा सवाल है कि रेशनल एक्स सवर्ण्स स्पेशली एक्स ब्राह्मण का रेशनल मूवमेंट में क्या रोल होगा या होना चाहिए? थैंक्स, जय भीम। इसका जवाब कौन देगा? मेरे ख्याल से अमित जी आप ही बताएं इसका जवाब। जी सर, अमित सर आप जवाब दीजिए, मैं सर 2 मिनट में जुड़ता हूँ, जरा मोबाइल से जुड़ता हूँ। हाँ जी ठीक है सर। ओके। ये जो रेशनल मूवमेंट है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जातियों के ऊपर जाके इसको देखना पड़ेगा ना। हालांकि देखिए एक्स सवर्ण लोग जो हैं, एक्स सो कॉल्ड सवर्ण लोग, उनका योगदान होगा, लेकिन पूरे समाज को दरअसल एक साथ जागृत होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पूरी सीख है ना, वो यही है, इसी बात को लेके है दरअसल, कि सारे के सारी जो जातियां हैं उनका विनाश होना चाहिए, ताकि समाज में एकता हो और पंचशील के सिद्धांत ठीक तरीके से लागू हो सके। तो योगदान होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर होगा भी,
मुझे ऐसा लगता है कि वो सहायक भूमिका में होगा। मैंने इसके पहले भी कहा था कि कहानी सुनाना बहुत जरूरी है ना, तो जिनका शोषण हुआ है कहानी उनको सुनाने दी जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो एक्स सो कॉल्ड सवर्ण है वो यही कर सकते हैं कि इस पूरी चीज में एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं बस। बहुत खूबसूरत उत्तर। शमलवी जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखें, अगर आपको पहाड़ उठाना है ना, पहाड़ काटना है ना, तो बहुजन समाज के साथ जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है पिछले 1000 ईयर्स में, वो ये है कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ठीक है ना, उन्होंने काम भी किया ना तो उसका क्रेडिट कोई और ले गया, और उनको उनके काम का कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रैशनलिस्ट विजन है, इसमें जो भी लोग हैं, जो एक सवर्ण, एक ब्राह्मण, जो भी लोग हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुजन समाज ही करे आगे। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुजन समाज की, वो रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज ही करे, और वो सहायक भूमिका में जैसे साथ में सब लोग आते हैं वैसे आ सकते हैं। और बाबा साहब का भी यही कहना था। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है बहुजन समाज का हमेशा से ही ये बात कहना रहा है कि वो किसी मूवमेंट में घुस के फिर लीड करने लगते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। यही प्रॉब्लम हर जगह बहुजन समाज ने अब तक फेस किया है। तो जो प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को ही हटा दिया जाए तो सॉल्यूशन फिर है हमारे पास। तो श्यामला जी, यही सॉल्यूशन है। शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत जो है वो लिखते हैं, सर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि कवि इकबाल जी ने पैगाम गौतम कलाम लिखा है। हो सके तो अगले स्ट्रीम पे प्रकाश डालिए। अच्छा जी, ठीक है, पैगाम गौतम कलाम लिखा है, ठीक है, जरूर जरूर। और मैं साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि कल 1 घंटे के लिए हम एक स्ट्रीम ले आएंगे। अभी एक खबर आई है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और वो आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि किस तरह से बोध गया में कुछ चीजें चल रही हैं, आप सब लोगों को जाननी जरूरी है। तो हम उसको अपडेट कर देंगे। शुक्रिया आपको। और फिर इसके बाद से राघवेंद्र खिरहार जी यहाँ लिखते हैं, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र हिंदू धर्म। जी शुक्रिया आपका। वाइज ह्यूमन जी यहाँ कुछ लिखते हैं, पॉइंट इज योर फाइट इज इनकम्प्लीट इफ यू डोंट मेक देम रियलाइज। आवर वो चौधरी जो गालियां दे रहे थे, कौन थे वो? ओबीसी खुद को क्षत्रिय बता रहा है, डिड यू नोटिस? वाइजुमन जी बिल्कुल सही कहा है आपने। हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि ऐसा है, ऐसा हुआ है। हम जानते हैं कि ओबीसी समाज से जो लड़के काम कर रहे हैं उनको कितनी गालियां ओबीसी समाज के ही लड़के दे रहे हैं, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो हमें क्या है ना कि हम सब, आपको भी प्रॉब्लम पता है, हमें भी पता है, और उन तमाम लड़कों को भी पता है जो काम कर रहे हैं। यहाँ सवाल है ना कि हमें एक रास्ता निकालना होगा, एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि हम 100% को नहीं सही कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोगों को कर सकते हैं उतनों को तो करें कम से कम। ठीक है ना, एक रास्ता तो निकालना होगा, और वो रास्ता निकालने के लिए हमें ही तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, हाथ तो हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज हमें समझनी है कि जब हम सुधार की भावना रखते हैं तो इनिशिएटिव हमें रखनी होती है। जो जिसने भी चाहा है कि समाज में सुधार हो तो गालियां उसको पड़ती है, उसके समाज से पड़ेगी। जो विरोधी होंगे वो तो करेंगे, लेकिन उसका अपना जो समाज होगा वो सबसे ज्यादा गाली देगा। अब अमित तिवारी जी से आप पूछिए इनसे कि अच्छा अमित जी, आपको सबसे ज्यादा गाली कौन सा समाज देता है, ये बताया आप। ब्राह्मण देते हैं सर। तो वही यही बात है ना कि जब भी कोई भी व्यक्ति, हाँ बिल्कुल देखिए, वाइज ह्यूमन सर की कुछ बातों से पार्शियली मैं एग्री करता हूं, लेकिन पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं। देखिए एक्चुअली में ये है वाइज ह्यूमन जी, आप अगर कोई भी समाज सुधार या आप चाहते हैं कि समाज में, सोसाइटी में बदलाव आए, तो आपको सभी को लेकर चलना पड़ेगा, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। और जो जातिवाद है, कास्टिज्म है, कैसे काम करता है पहले ये हमें समझना पड़ेगा। तो कास्टिज्म काम करता है कि भाई ब्राह्मणों ने खुद को सो कॉल्ड सुपीरियर मुंह से पैदा बता के सबसे ऊपर रख लिया, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और शूद्र और अति शूद्र, यानी जो SC ST जो वर्ण से बाहर है। अब इसमें जैसे सोसाइटी के जो नॉर्म्स सेट कौन करता है, जो अपर क्लास होते हैं, जिनके पास पैसा है, जो जिनके पास प्रिविलेज है, जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन जिनके पास हैं, वो जो करेंगे, देखा देखी में चीजें नीचे के समाज हैं वो फॉलो करेंगे।
मतलब सो कॉल्ड जो जिनको तथाकथित नीचा बना दिया गया, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि चीजें कहाँ से आती हैं? एक जिसके पास सबसे ज्यादा प्रिविलेज, पैसा, संसाधन है, वो जो चीजें करेगा। आने वाले समय में अगर कोई दूसरा जो गरीब है, जो दूसरे सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड क्लास से आता है, अगर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? वही चीजों को फॉलो करेगा। वो पैसा कमाएगा तो वो खर्च वही चीजें करना चाहेगा जो सो कॉल्ड अपर कास्ट करता है, वहां पर जो चीजें देखता है सोसाइटी में। तो एक्चुअली में ये है कि जब ब्राह्मण जातिवाद करता है क्षत्रिय के साथ, क्षत्रिय करता है वैश्य के साथ, और वैश्य करता है शूद्रों के साथ, और ये जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं ये जातिवाद करते हैं शूद्रों के साथ। अब ये सारी चीजों को हम, अब जातियों में भी उपजातियां, हम ये देखते हैं कि ओबीसी से जातिवाद करता है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, अब मैं जहां रहता हूं वहां की मैं सच्चाई बता दूं कि अगर कोई ओबीसी का अगर यादव है तो वो खुद को क्षत्रिय बोलेगा, वो बाकी ओबीसी जाति जैसे मान लीजिए कोई तेली है, तमोली है, और कोई जातियां हैं, उनके साथ भेदभाव करेगा कि आप हमसे छोटे हैं। कोई गडरिया है, पाल है, तो उससे जातिवाद करेगा। फिर अगर मान लीजिए वो खुद को कृष्ण का वंशी बता के यादव अपने को आपको क्षत्रिय से जोड़ देंगे। अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, ब्राह्मणवादियों द्वारा ये सिगुफास छोड़े गए हैं और ये कहानियां ढील दी गई हैं, और इनको बेस बनाकर अभी जैसे कुशवा है, वो कहेंगे कि भाई हम कुश के वंशज हैं, वो जातिवाद करने लग जाएंगे, हैं पाल हैं, वो किसी के साथ जातिवाद करने लग जाएंगे। तो ओबीसी के अंदर भी जातिवाद है ना। फिर अगर हम एससी में देखते हैं तो वो कहेंगे भाई हम जाटव हैं, हम अहिरवार हैं, है ना, उनके वो आपस में भी जातिवाद करते हैं। और ये ग्राउंड रियलिटी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जातिवाद आता कहां से है? वो ब्राह्मणों से आता है, और ये हर कैटेगरी के लोगों में, मतलब ये जातिवाद, जातियां उपजातियां बनी हुई हैं और हर जगह है। तो बात है सर रैशनैलिटी की, और बात है लोगों की आंखें खोलने की कि जो गलत हुआ है वो कैसे हुआ है। कुछ लोग हर समाज में धूर्त पाए जाते हैं, वो सच जानते हुए भी सच का साथ ना देकर गलत के साथ खड़े होते हैं, ठीक है, वो आपको हर समाज में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इंसानियत पसंद भी होते हैं, जो ऑपरेसर क्लास में से भी निकलकर मानवता के साथ खड़े होते हैं। हमारे साथ ये उदाहरण है, हमारे साथ अमित भाई बैठे हुए हैं। ये चाहते तो भाई, इनको क्या दिक्कत, क्या जरूरत थी कि हमारे साथ खड़े और इस मिशन में इतना जो समय दे रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, तो क्या जरूरत है भाई? उनको क्या चुल मची थी कि आके यहाँ पर बात करते समाज सुधार के लिए? चाहते तो आसानी से वैसे भी अपना जीवन अच्छा खासा जीते रहते। लेकिन जिसको मानवता की और मानव हितों की परवाह होती है, वो सच के साथ खड़ा होता है। और जो किसी भी समाज से क्यों ना आता होगा, हमारे अपनों ने क्या धोखा नहीं दिया? हम उदाहरण उठा के देख लें, कितने ऐसे नेता हैं जो हमारे जाके दूसरे पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो ऑपरेसर क्लास है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं सब जगह पाई जाती हैं। और अब बदलाव सर आप देखेंगे तो हर जगह आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखो ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा है, ओबीसी की अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो राउंड फिगर लिया जाए तो 60% आबादी होगी ओबीसी की। तो ओबीसी की आबादी 50% प्लस लगभग 60% के समथिंग है। तो अब सोचिए कि 100 करोड़ हिंदुओं में से अगर 60 करोड़ अगर ओबीसी हैं, तो सर ओबीसी में आपको ये बदलाव थोड़ा धीमा नजर आएगा, क्योंकि ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। तो आपको ये इस तरीके से नहीं देख सकते कि ओबीसी में बदलाव नहीं आ रहा। कुछ एक जातियां आज भी बहुत ज्यादा वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके जातिवाद करती हैं, ठीक है, वो खुद को क्षत्रिय बताती हैं। लेकिन बदलाव के लिए जब मुहिम चलेंगी तो लोग बदल के भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, और हर जगह से आपको जातिवादी लोग भी मिल जाएंगे। और उसी, जबकि पता है जहां दुत्कारा जाता है वहां जाएंगे और उनके पक्ष में खड़े होंगे और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट ढूंढेंगे, जस्टिफाई करेंगे उन्हीं लोगों को। तो ये हर जगह, हर समाज में, हर वर्ग में पाया जाता है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि इनको साथ लेके न चले, हमें सिर्फ इस मूवमेंट को SC ST तक सीमित रखना है, ओबीसी को इससे बाहर कर देना है। तो हमें ब्रॉडर लेवल पर सोचकर उस पर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आजाद आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक बात और समझनी है ना कि क्या आज तक SC ST OBC एकता बन पाई? पहला सवाल। अगर नहीं बन पाई है तो हम यहाँ पे क्या बात है, बहुजन समाज क्या बातें करता है? एक बात ये होती है कि OBC SC ST वो एकता बने, तो अब एक उसी में से कुछ लोग OBC से असंतुष्ट हैं कि नहीं, OBC बिल्कुल ब्राह्मणवाद पार्ट 2 है, उसको बिल्कुल साथ लेके नहीं चलना है। तो अब उससे भी हम नीचे आते हैं। अब हम कहते हैं कि क्या SC ST में एकता बन पाई है?
तो अभी भी बात आएगी कि नहीं एसटी समाज अलग उसमें आ रहा है, एससी समाज अलग। अब एससी समाज में आते हैं, क्या पूरे एससी समाज की जितनी जाति उपजाति सब में एकता बन पाई? तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से कुछ लोग संविधान के साथ खड़े हैं, कुछ लोग संविधान के अगेंस्ट में जो बात कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम जितना भीतर घुसेंगे ना तो हम अपने दायरे को उतना सीमित करते जा रहे हैं। हकीकत ये है दोस्तों कि हर एक जगह पे 100% कहीं पे सही नहीं होता। हर एक जगह पे एक लेवल होता है ना, एक मेजॉरिटी लेवल होता है कि इस कम्युनिटी के 90% लोग, 80% लोग मेरे आ सकते हैं, उस कम्युनिटी से 50% आ सकते हैं, इस कम्युनिटी से सिर्फ 10% लोग आ पाएंगे हमारे साथ। तो हमें क्या करना है, अपने पहले दायरे बढ़ाने हैं दोस्तों। अगर हम अपने दायरे को फिक्स कर लेंगे ना, तो दायरे को फिक्स करने से पता है क्या होगा, हम अपने को सीमित कर रहे हैं। हमें अपने, अच्छा वो कितना चालाक है कि उसकी संख्या 3% है और वो पूरे हर चीज पे कब्जा किए हुए है, जहां जिसको है वहां उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो हमें पहले अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। रणनीति आप नहीं चेंज करेंगे, दायरा नहीं बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं ना कि सामने वाले को पूरा स्कोप दे रहे हैं और अपने को सीमित दायरे में फिक्स कर ले रहे हैं। लड़ाई ऐसे थोड़े होती है दोस्तों। आपने लड़ाइयाँ देखी हैं? जब लड़ाइयाँ होती थी तो अलायंस बनती थी 16-16 राज्यों की, 20-20 राज्यों की, कि उस सामने वाले को हराना है, वॉरियर वो है। अलायंस बनती थी ना, है? ये जो वो आते थे कि उधर से जो मिल रहा है उससे भी वो ले लो, उसी का आदमी कोई आ रहा है उसको भी मिला लो, और बड़ी आसानी से उसको हरा सकते थे। तो हमें, आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे लंबी फाइट है। अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत लंबी लड़ाई है और ये इतनी आसानी से ऐसे नहीं जाएगा, और बहुत सालों का है सर ये कचरा, तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। देखिए, ब्रॉडर गोल्स पे ही ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर को किसी भी वर्ग से है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेके चल रहा है तो उसको अपना साथी बनाना चाहिए, और वो ज्यादा जरूरी है सर एक्चुअली में। बाकी आप दोनों की बात पूरी तरह सहमत हूँ जी। हाँ, एक बात और मैं साथियों आपको अपडेट कर दूं, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, ये बात आप सब जानते हैं। पर एक बात वहां पे और भी है जो हम लोग नहीं जानते हैं, या बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत सीमित लोग जानते हैं। वहां पे जो मनुस्मृति के पन्ने जो आग में डाल रहा था व्यक्ति, वो ब्राह्मण था, और वो हर एक मंत्र को श्लोक को, हाँ, वो हर एक श्लोक को पढ़ता था, अब पढ़ के बोलता था कि इसमें ये मनु ने लिखा है गलत है, उसको आग में झोंक रहा था वो। तो हमें ना अपने दायरे थोड़े से बढ़ाने चाहिए, गोल लंबा होना तो दायरे भी हमको बड़े करने चाहिए। बाकी चीजें जो आप, जिस चीज पे आप लोग सोचते हो कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, वो सब सारे लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते हैं, कोई भी इतना भोला भाला नहीं है, पर दायरे हमें बढ़ाने चाहिए। सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखते हैं, सभी पैनलिस्ट को जय भीम। अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में 500 करोड़ RS खर्च किया है, इस पवे आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ। हाँ जरूर, इस पे बताएं आजाद। सर देखिए, जो जिस तरीके से ये 5000 करोड़ की बात कर रहे हैं, आई थिंक इससे भी ज्यादा खर्च हो गया होगा। तो इस तरीके की शादियां कि जहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लगभग 22 से 25 करोड़ की आबादी जो एक वक्त का खाना ही जुटा पाती है और भूखे पेट सोती है। हर दिन लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर भूखे सोते हैं, ये सच्चाई है। मतलब उनको सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब हो पाता है, इतनी गरीबी है इस देश के अंदर। अगर हंगर इंडेक्स में हम देखते हैं तो हमारा देश नीचे से टॉप कर रहा होता है। वहां पर एक उद्योगपति के लड़के की शादी, प्री वेडिंग ही खत्म नहीं हो रही थी भाई, प्री वेडिंग में ही इतना खर्चा। मतलब शादी में सोचो पिछले 6 महीने से शादी ही चल रही थी, बड़ी मुश्किल से जाके खत्म हुई, और इतना ज्यादा खर्चा, ये सारी चीजें। तो ये जो चोचले हैं, ये भाई ये पैसा है वो करेंगे, और कभी ये कुछ अच्छाई के लिए या कुछ एक अच्छे डायरेक्शन के लिए, कुछ बदलाव के लिए तो कभी डोनेट भी नहीं करते। तो ऐसी शादियों बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये दिखावे। खैर, इनका बिजनेस प्लान है और वो एक छवि आगे रखना चाहते हैं, मतलब एक जो इम्प्लांट करना चाहते हैं उस फेस को, तो उसके लिए भी मुझे लगता है ये इतना पैसा ये खर्च कर रहे हैं। तो ये भाई वेस्ट मनी है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ लोग जो हैं 2 जून खाने के लिए मरे जा रहे हैं, और ये लोगों के पास पैसे इतने हैं, दिखावे इतने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, ये बुद्ध ज्ञान लिखते हैं, सृष्टि समाहित संपूर्ण स्वप्न,
समय की साख पर सोया सच, समग्र साहस की सभी सोचें, शायद सफल हों सभी सृजन, शेष सन्निपातों से सुलित स्वभाव, सामान्यता में सदा सा अर्पण, संग संगरमय सभी सहारे, साधु निर्मलता का संपूर्ण समर्पण। बुद्ध ज्ञान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत आपने बातें लिखी हैं सर। बीच और में आपको टोक रहा हूँ, मैं चलता हूँ सर। अच्छा, ओके ओके, जी, ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जय भीम जितने देख रहे हैं। ओके, जय भीम, जय भीम आपको।